ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साउंड। साउंड हमारे लिए बहुत फेमिलियर चीज है। हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। आप मेरी साउंड सुन रहे हैं, ये सारे देखिए कितने सारे यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड का हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए साउंड के बारे में पढ़ना बहुत ही लॉजिकल है। अब सबसे पहला सवाल है कि साउंड होता क्या है, व्हाट इज साउंड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है वो एनर्जी का एक रूप है, उसका एक फॉर्म है। एनर्जी बहुत तरीके की हो सकती है, ये हमने पहले कई बार पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में और क्लासेस में। किस किस तरह की एनर्जी होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके, कुछ टाइप्स बता सकते हैं आप। जैसे मैं लिखता हूं कुछ टाइप्स यहां पे, हीट एनर्जी पढ़ा हमने इसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी कई तरीके की एनर्जीज के बारे में हमने पढ़ा है। वैसे ही साउंड एनर्जी भी होती है। वैसे हम बोल सकते हैं साउंड इज ऑल्सो एनर्जी। हमने एनर्जी के बारे में यह भी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। एनर्जी जो है वो कभी क्रिएट नहीं की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, उसका सिर्फ फॉर्म ही चेंज होता है। तो आप मुझे बताएं, जैसे कि ये एक लाउड स्पीकर है, म्यूजिक सिस्टम, उसको चलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हम बोल सकते हैं साउंड एनर्जी मिलती है हमें। सही बात है। लेकिन हमने अभी भी देखा कि साउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो ये जो साउंड एनर्जी है वो क्रिएट नहीं हुई होगी, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। कोई दूसरी एनर्जी की फॉर्म रही होगी जो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो कौन सी एनर्जी है वो, कौन सी एनर्जी? वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको तो ये पता ही है कि म्यूजिक सिस्टम को जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे जब हम क्लैप करते हैं तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वहां पर कौन सी एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होती है? हमारी मस्कुलर एनर्जी उस वहां पे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सही है। आप अगर बहुत बार क्लैप करते जाओगे तो आप थक जाओगे। क्यों थक जाओगे? क्योंकि आपकी मस्कुलर एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो क्या मतलब है प्रोडक्शन का और क्या मतलब है प्रोपगेशन का? तो सिंपल सी बात है, जब हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जैसे आप मंदिर में घंटी बजाते हो, आजकल तो लोग मंदिर कम जाते हैं, डिस्को या पब या साइबर कैफे ज्यादा जाते हैं, बट एनीवेज अगर आप मंदिर की घंटी बजाते हो तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन का मतलब क्या है? प्रोपगेशन का मतलब है कि आप जब बोलते हो तो ये आवाज ट्रेवल होकर दूर तक जाती है, और कोई आदमी दूर पर भी बैठा है तो उसको आवाज सुनाई देती है। तो ये जो आवाज यहां से दूर तक ट्रैवल होके गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। वैसे यहां पर घंटी की आवाज दूर तक जाती है और कोई आदमी बहुत दूर पर भी खड़ा है तो उसको आवाज सुनाई देती है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो ये प्रोडक्शन और प्रोपगेशन कैसे होता है यही हम देखना चाहते हैं। जैसे देखो, मैं आपको बेल के एग्जांपल से समझाता हूं। जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी कुछ इस तरह से आगे पीछे मूव करने लगती है, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। हालांकि जितना इस फोटो में दिखाया गया उतना आगे पीछे नहीं जाती है, बट फिर भी वो आगे पीछे जाती है और बहुत जल्दी आगे जाती है। तो बेल जो है वो मोशन करने लगती है। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। नाम से आप समझ लोगे, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। ऐसे मोशन को हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं, वाइब्रेशन, या फिर इसका एक और नाम होता है ऑसिलेशन। ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये इस चैप्टर में कई बार आएंगे, तो आपको समझना है इनका मतलब। टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन मोशन या ऑसिलेशन, इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। ऐसा झूले पे तो आपने बचपन में झूला ही होगा। तो इस झूले में क्या होता है, हम आगे पीछे मूव करते हैं झूले के साथ। तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो मोशन होता है दैट इज टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन। तो बेल पे वापस आ जाते हैं।
तो बेल का ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है। आप सपोज करो ये बेल रिंग कर रही है और आपका कान है यहां पे, ठीक है, ये आपका ईयर है, ओके, और आपके ईयर में ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम। आप जो आवाज सुनते हो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट आप इसके बारे में थोड़ा जानते भी हो। कान का पर्दा सुना है ना, कान का पर्दा, उसी को इंग्लिश में ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या होता है यहां पे, जब ये बेल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो आप सोचिए इसके बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, हवा के मॉलिक्यूल्स, उनका क्या होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं, तो जब ये बेल आगे पीछे मूव करती है तो इस मॉलिक्यूल से टकराती है, बार बार टकराएगी। आप सोचिए बार बार टकराएगी, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। आप सोचिए ये मॉलिक्यूल अगर टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है तो अब क्या होगा, इसके बाजू में कोई दूसरा एयर मॉलिक्यूल होगा। जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो इस बाजू वाले से टकराएगा, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। फिर जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो अपने बाजू वाले साइड टकराएगा बार बार, तो फिर ये भी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देता है। फिर ये अपने बाजू वाले से टकराता है तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एयर के सारे मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, और यही प्रोसेस आगे भी फॉलो करेगा। मतलब यहां पे हम कोई एयर मॉलिक्यूल लें तो वो भी फाइनली टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, ठीक है। वैसे करते 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 आपके ईयर ड्रम के बिल्कुल बगल वाला जो एयर मॉलिक्यूल होगा वो भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। और टू एंड फ्रो मोशन करते करते वो आपके ईयर ड्रम से टकराएगा, समझ रहे हो, बार बार टकराएगा। और जब वो आपके ईयर ड्रम से टकराता है, कान के पर्दे से टकराता है, तो जाके आपको बेल की आवाज सुनाई देती है। तो ये प्रोसेस होता है कि साउंड के प्रोपगेशन का। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब ये बेल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसके बगल का एयर मॉलिक्यूल भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, फिर उसके बगल का दूसरा एयर मॉलिक्यूल भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। ऐसे करते करते आपके कान का पर्दा जो है उसके पास का एयर मॉलिक्यूल भी जब टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है तो आपके कान के पर्दे से बार बार टकराता है, और जब वो टकराता है तो हमें आवाज सुनाई देती है। इनफैक्ट जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो यही प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट, कि जिस चीज से साउंड प्रोड्यूस होती है वो टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करता है, तो उसके बगल के एयर मॉलिक्यूल्स भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, फिर बाद के मॉलिक्यूल्स भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, और जब हमारे कान के पास का एयर मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो हमें आवाज सुनाई देती है। जैसे मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एक बी है तो वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, हमिंग साउंड सुना होगा आपने। तो कैसे प्रोड्यूस होता है वो, बी के जो विंग्स होते हैं वो आपने देखा होगा, वो फड़फड़ाते रहते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं इस तरह से। उसी कारण उसके बगल के एयर मॉलिक्यूल्स भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, फिर और बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी टू एंड फ्रो मोशन कर लेते हैं। और फिर सपोज करो यहां पे आप खड़े हो, आपका कान है, तो जब आपके कान के पास का एयर मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो आपको जाके आवाज सुनाई देती है। और बी की हमिंग अगर आपने नहीं सुनी है तो मच्छर का भिन भिनाना तो सुना होगा, रात को कान के पास आके मच्छर भिन भिन करता है, तो इसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है वो। उसके छोटे छोटे विंग्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं तो आपको आवाज सुनाई देती है। इनफैक्ट इतना भी नहीं तो आपने देखा होगा कभी जब बर्ड अपने विंग्स फ्लैप करती है, फोल्ड करती है या बंद करती है अपने विंग्स को इस तरह से, तो हमें आवाज सुनाई देती है। तो यही प्रोसेस यहां पे रिपीट हो रहा होता है। कोई भी चीज आवाज प्रोड्यूस कर रही होती है तो यही होता है। जैसे गिटार से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसमें इसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं, ये स्ट्रिंग्स उनको प्लग करते हैं, तो आप देखो क्या होता है, ये उसका एक स्ट्रिंग है जिसको प्लग किया गया है, तो आप देखो वो आगे पीछे मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक। तो उसके आगे पीछे मूव करने से, टू एंड फ्रो मोशन करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे इसके बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी अब टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, फिर उसके बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, इसके बगल में जो एयर मॉलिक्यूल होगा वो भी टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो वैसे करते करते आपके कान के पास का एयर मॉलिक्यूल जब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो आपको आवाज सुनाई देती है। वैसा ही लाउड स्पीकर में भी होता है, मतलब हर जगह यही पे होता है। देखो ये लाउड स्पीकर का कोन है, तो आपको पता नहीं चलता है, बट ये जो कोन का सरफेस होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे मूव करता रहता है, आगे पीछे मूव करता रहता है। तो फिर उससे टकरा के यहां के एयर मॉलिक्यूल्स भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और फिर वही सिलसिला रिपीट होता रहता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इनफैक्ट जब हम बोलते हैं
हम बोलते हैं तो भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। हमारे नेक के अंदर वोकल कॉर्ड नाम की एक चीज होती है, वोकल कॉर्ड, तो उसका टू एंड फ्रो मोशन होता है और उसके टू एंड फ्रो मोशन से ही हम बोल पाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके भी, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। आप एक रबर बैंड लो, रबर बैंड, और इस तरह से लगा दो उसको आप एक डब्बे पे, और फिर उस तरह से, इस तरह से आप इसको नीचे पुश करके छोड़ दो, तो आप समझ रहे हो क्या होगा। अब ये रबर बैंड ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी, और जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी तो आपको हल्की हल्की सी आवाज सुनाई देगी। आप करके देखना, तो क्यों आवाज प्रोड्यूस हो रही है? जब ये रबर बैंड टू एंड फ्रो मोशन करती है तो पास के एयर मॉलिक्यूल्स भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, वो भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, ठीक। और फिर जब फाइनली आपके कान के पास का एयर मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करता है, आपके कान के पर्दे से, ईयरडम से टकराता है, तो आपको आवाज सुनाई देती है। तो कहीं पर भी कोई आवाज का प्रोडक्शन होता है या प्रोपगेशन होता है, तो यही फेनोमेना रिपीट होता है, विच इज अ वेरी सिंपल फेनोमेना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप और भी एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे आप देखो, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। देखा आपने ये इंस्ट्रूमेंट बच्चों? देखा होगा शायद फिजिक्स लैबोरेटरी में, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। हर स्कूल के फिजिक्स लैबोरेटरी में ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है जनरली। इसका जनरली यूज किया जाता है साउंड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ठीक है। तो आप भी इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो इस पे आप क्या करोगे, इसको यहां से टैप करोगे, टैप करने का मतलब है हल्का सा झटका दोगे, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसके टू एंड फ्रो मोशन से क्या होता है कि इसके पास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप समझ लोगे, वो भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, फिर उसके बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं, और फिर वही कहानी रिपीट होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप यहां पे खड़े हो तो आपको फाइनली आवाज सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना लैबोरेटरी में, तो जब इसको टैप करोगे तो इसका टू एंड फ्रो मोशन होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि ये आगे पीछे जा रहा है, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि ये रेस्ट पे ही है, रेस्ट पे ही है। तो क्यों ऐसा लगेगा आपको? क्यों ये आगे पीछे मूव करता हुआ नहीं दिखेगा? क्योंकि क्या होता है कि इतना कम आगे पीछे मूव करता है, इतना थोड़ा सा आगे पीछे जाता है कि पता ही नहीं चलता है। अगर ये ज्यादा आगे पीछे जाता तो साफ साफ दिखाई देता, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा आगे पीछे जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। तो फिर आप कैसे कन्विंस हो गए कि सही में आगे पीछे जा रहा था और इससे टक्कर करके एयर मॉलिक्यूल्स भी आगे पीछे जा रहे थे? कैसे कन्विंस हो गए? तो उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक जार में पानी लेना या एक बीकर में पानी लेना, ठीक है। टैप करने से पहले जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को उसमें डालोगे, ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे डालोगे उसमें टैप करने से पहले, तो क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने इसको डाला अंदर, कुछ नहीं होगा। लेकिन टैप करने के बाद जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को अंदर डालोगे ऐसे, तो आप देखोगे कि यहां पानी में हलचल होने लगेगी, हलचल, पानी छलकेगा, वहां हलचल होने लगेगी। तो क्यों हलचल हो रही होगी? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जब पहले आप इसको डालोगे तो कोई हलचल नहीं होगी, और बाद में टैप करने के बाद डालोगे तो हलचल होगी। तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ये थोड़ा थोड़ा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जैसे सर ने बताया था। या फिर एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप। जैसे एक हल्की सी बॉल लो, जैसे कि टेबल टेनिस की बॉल, ठीक है। टेबल टेनिस की बॉल आपने ऐसे लटका दी, ठीक है, 2 टेबल टेनिस की बॉल लटका दी। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क आप यहां पे ले जाओगे बिना टैप किए ऐसे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन टैप करने के बाद जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहां पे ऐसे ले जाओगे बिल्कुल पास में, तो आपको लगता है क्या होना चाहिए? तो आप देखोगे ये बॉल दूर चली जाएगी। क्यों दूर चली जाएगी? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे मूव कर रहा है तो बॉल से टकराएगा तो बॉल आगे तरफ मूव करेगी। तो आप कन्विंस हो जाओगे ये देख के कि सही में ट्यूनिंग फॉर्क आगे पीछे मूव कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे बहुत आसानी से, जिससे हमें पता चलेगा कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होती है तो वाइब्रेशन होता है। When sound is there, vibration is there. तो दोनों चीज रिलेटेड है एक दूसरे से, ये हम प्रूव कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट का हम नाम रख सकते हैं डांसिंग ऑफ लाइट स्पॉट। क्यों ऐसा नाम है अभी आप समझ जाओगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे हम? आप एक डब्बा लोगे, सिलेंड्रिकल डब्बा लोगे, जैसे कि फूड कैन ले सकते हो कोई, ठीक है। अंदर से हॉलो होना चाहिए, हॉलो,
अंदर कुछ नहीं होना चाहिए इसके, ठीक बात है। फिर आप एक बलून को यहां पे स्ट्रेच करके बांध दोगे, किस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेच बलून। उसके ऊपर एक प्लेन मिरर का छोटा सा टुकड़ा चिपका दोगे। प्लेन मिरर समझते हो आप, जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं, उस मिरर का टुकड़ा यहां पे चिपका दोगे। सही बात। देखो उस डब्बे को अब हमने यहां रख दिया, मिरर चिपका के यहां रख दिया। यहां से आप लाइट आने देते हो, वो लाइट आती है और इस प्लेन मिरर को टकराती है। टकराने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन। लोअर क्लास में आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी और फिर दीवार पे जाके गिरती है। दीवार पे यहां पे गिरेगी तो यहां पे हमें ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, जहां पे लाइट गिरेगी ब्राइट स्पॉट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर आप क्या करो, यहां पर जाके कस कस के चिल्लाने लगो, कुछ भी बोलो, कस कस के चिल्लाओ, अपने दिल की भड़ास निकालो। तो आप देखोगे कि ये जो ब्राइट स्पॉट है ये ऊपर नीचे मूव करने लगेगा। ये ऐसा कैसे हो गया, ये ब्राइट स्पॉट ऊपर नीचे कैसे मूव कर रहे हैं? क्या होगा कि जब आप बोल रहे हो तो आपके मुंह के बाहर के मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होंगे, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होंगे। और जब ये आगे पीछे वाइब्रेट करेगा तो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा, उसको भी आगे पीछे मूव करवाएगा, और ये फिनोमेना चलता रहेगा। और फाइनली मिरर के पास वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो भी आगे पीछे मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब बात हम पहले कर चुके हैं। और जब ये मॉलिक्यूल आगे पीछे मूव करेगा तो मिरर को धक्का देगा, तो फिर ये मिरर भी थोड़ा आगे पीछे मूव करेगा, हल्का सा आगे पीछे मूव करेगा। और आप समझ सकते हैं कि जब ये मिरर आगे पीछे मूव करेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कभी यहां पहुंचेगी, कभी यहां पहुंचेगी, कभी यहां पहुंचेगी, कभी यहां पहुंचेगी। तो कभी ब्राइट स्पॉट ऊपर दिखेगा, कभी नीचे। तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइट स्पॉट ऊपर नीचे डांस कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी हम करके देख सकते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो वाइब्रेशन होता है।